तो देखिए, अगर आप भी मेरी तरह एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको जो है रेगुलर स्कीम वर्सेस कंपोजिशन स्कीम को डिटेल में समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप एज अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में जब काम करेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि आपका जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो किस में रजिस्टर्ड है, वो कंपोजिशन में है या फिर रेगुलर में है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी होती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेगुलर स्कीम क्या होता है और कंपोजिशन स्कीम क्या होता है डिटेल में। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा बट इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बन रहिएगा। आप सभी को आज की वीडियो से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात, किसी भी अकाउंटेंट को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप होता है वो कितने टाइप का होता है। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, रेगुलर स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, रेगुलर स्कीम का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उसी प्रकार से आपका कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रेट्स क्या क्या अप्लीकेबल होते हैं, कंपोजिशन स्कीम कब कोई अडॉप्ट कर सकता है, रेगुलर स्कीम अडॉप्ट को आदमी कब करेगा, यानी कि इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक बोनस टिप देने वाला हूँ। जैसे कि सपोज़ कोई पार्टी है, ठीक है, तो उसके पास जीएसटी नंबर भी होगा, तो हम लोग उस जीएसटी नंबर के थ्रू पता कैसे कर सकते हैं कि उसने जीएसटीआर 1 को फाइल किया या नहीं किया, जीएसटीआर 3 को फाइल किया या नहीं किया है तो कब किया उसने जीएसटीआर 3 को फाइल, जीएसटीआर 1 को कब फाइल किया उसने, डेट। ठीक है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में चेक करना सिखाऊंगा, वो भी लाइव। ठीक है, तो चलिए, ये जो वीडियो होने वाला है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डिटेल में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आप चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में एंड वहाँ पे सब चीज़ को सीखते हैं डिटेल में। रेगुलर स्कीम वर्सेस कंपोजिशन स्कीम। ओके, चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं सभी चीज़ को डिटेल में। देखिए, रेगुलर स्कीम में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी इज पेड ऑन द टर्नओवर ऑफ आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी। यानी कि सिंपल समझिए कि रेगुलर स्कीम में जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको जो है आईटीसी मिलेगा। समझिए, ठीक है, आईटीसी क्या होता है मैं अभी आपको आगे वो चीज़ भी बताने वाला हूँ। तो सिंपल समझिए अभी एक चीज़ आप लोग कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सेल्स आर अलाउड। यानी कि अगर आपने रेगुलर स्कीम लिया हुआ है तो बोथ, यानी कि आप इंटर स्टेट भी सेल कर सकते हैं एंड इंट्रा स्टेट भी सेल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अपने एक स्टेट के अंदर सेल कर सकते हैं एंड अपने स्टेट के दूसरे स्टेट में भी, अदर स्टेट में भी आप सेल कर सकते हैं। ये होता है रेगुलर स्कीम का बेनिफिट। नेक्स्ट यहाँ पे हायर रेट, जो कि टैक्स रेट होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए जीएसटी रेगुलर स्कीम में 5%, 12%, 18%, 28%, यानी कि ये सब टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब देखिए, सिंपली आप लोग सोचिए, क्या ये टैक्स कोई कंपनी देती है? बिल्कुल नहीं, ये सब टैक्स एक कस्टमर पे करता है, कस्टमर। क्योंकि एक कंपनी जो होता है कहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है, तो टैक्स कलेक्ट करता है कस्टमर से, कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करता है। राइट, आगे देखते हैं। देखिए, और यहीं पर देखिए सेम चीज़ इसका अदर में जो कंपोजिशन स्कीम है उसको भी हम लोग देखेंगे अभी, तो पहले इसको समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मंथली टैक्स पेमेंट, यानी कि हम लोग जो रेगुलर स्कीम लिए हुए होते हैं उन लोगों को मंथली जो है जीएसटी का जो एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट करने के बाद उसको मंथली में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 को फाइल करके पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मंथली क्वार्टरली जो है इसका रिटर्न फाइलिंग भी करना होता है, डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर, यानी कि टोटल जितना आपने सेल किया उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फाइलिंग भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कैन इशू टैक्स इन्वॉइस, यानी कि जो रेगुलर स्कीम में लिए हुए होते हैं वो लोग टैक्स इन्वॉइस को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हो गया रेगुलर स्कीम का। अब देखते हैं कंपोजिशन स्कीम वाले कैसे कैसे क्या करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ए फिक्स रेट ऑफ जीएसटी इज पेड ऑन द टर्नओवर विदाउट एडजस्टिंग आईटीसी। तो जो लोग भी जीएसटी नंबर लेते हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो वो लोगों को आईटीसी नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि आईटीसी नहीं मिलने का मतलब ये होगा कि जो भी जीएसटी का टैक्स बनेगा वो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर टैक्स कहाँ से, ये रेगुलर स्कीम वाला क्या करते हैं, टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं होता है। कंपोजिशन स्कीम में जो कुछ रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो टैक्स बनेगा ये लोग को खुद से जेब से भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट डू इंटरस्टेट सेल्स। अब देखिए, कंपोजिशन स्कीम में जो भी लोग रहते हैं वो लोग इंटरस्टेट सेल, यानी कि अपने स्टेट
से दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते हैं, वो बस अपने ही स्टेट के अंदर सेल कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक 2 हो गया। आगे मैं आपको और बताता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे लोअर टैक्स रेट लाइक 1%, 5%, 6%, यानी कि इसमें क्या होता है, टैक्स जो रेट है बहुत ही कम लगता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया अभी कि इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग अडॉप्ट होते हैं वो लोग को खुद के जेब से जो है टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, क्योंकि वो लोग कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक छूट दिया गया है कि 1% किन लोगों के लिए होता है। तो जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडर कर रहे हैं, तो वो लोग को जो भी उनका इनकम हुआ है, जो भी टोटल उन्होंने सेल किया हुआ है, इनकम नहीं बोलेंगे, टोटल सेल बोलेंगे, तो जो भी उन्होंने सेल किया उसका 1% गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, जिसमें CGST 0.5%। आगे हम लोग सब देखेंगे अभी आगे, बस अब इतना समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है क्वार्टरली टैक्स पेमेंट, यानी कि ये लोग को कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है, क्वार्टरली जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जहाँ पर CMP 08 एंड कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है 08, यहाँ पे इसको फाइल करना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना होता है इन लोगों को, GSTR 4, यानी कि जो एनुअली होता है, साल में एक बार होता है, तो ये लोग को साल में एक बार जो है रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो कि GSTR 4 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, यानी कि ये लोग देखिए टैक्स इनवॉइस का इशू नहीं कर सकते हैं, यानी सिंपली बोले तो कोई भी कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता है। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप लोग किसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या है, CGST 0.5% एंड SGST 0.5% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि टोटली 1% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अप टू 1.5 करोड़। इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी कंपनी का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ है, ठीक है 1.5 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ मतलब अगर सपोज किसी ने 1.5 करोड़ जो है ईयर का सेल कर दिया, तो 1.5 करोड़ का उसको 1% देना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, मान के चलते हैं 1 करोड़, उसने 1 करोड़ का सेल किया, तो 1 करोड़ का जो 1% बनता है, यानी कि 1 लाख रुपए, राइट, तो उसको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, अपने जेब से देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नॉट सर्विंग एल्कोहल, यहाँ पे उसका बात नहीं हो रहा है, रेस्टोरेंट सिंपली फूड वगैरह है, उन लोगों का बात हो रहा है, तो वो लोग को टोटल 5% का जो है टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो भी उन्होंने पूरा 1 साल में किया हुआ है सेल्स, यानी कि टर्नओवर उसके ऊपर। अब देखिए किसी भी कंपनी का अगर 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है, यानी कि सेल्स हो जाता है, सिंपली समझिए, तो वो लोग को कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। यानी कि 1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम है, उसके जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो आपको रेगुलर स्कीम लेना कंपलसरी हो जाएगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया होता है वो सब देखेंगे अभी आगे। तो ये मैंने सिंपल आपको ये बताया हुआ है कि किस किस बिजनेस टाइप में कितना % का टैक्स लिया जाता है, क्योंकि देखिए आपको सभी को रेगुलर स्कीम के बारे में तो मालूम होगा, 5%, 12, 18, 28 ये लगता है नॉर्मली, बट बहुत सारे लोगों को कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे सपोज करिए कोई राम मातो है, ठीक है, उसने क्या क्या परचेज किया, यहाँ पे एक लैपटॉप परचेज किया है, और ये कौन है, तो ये रेगुलर स्कीम वाला बंदा है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप परचेज किया, जिसमें इंक्लूडिंग 18% का GST इंक्लूड है उसी में 1 लाख रुपए में। तो देखिए उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, उसका एक्चुअल प्राइस कितना हो गया 84, ये जो अमाउंट दिख रहा है आपको, इसका एक्चुअल प्राइस हो गया, प्लस GST इतना रुपए उसको गवर्नमेंट को देना पड़ा। आप देखिए क्योंकि ये एक रेगुलर पर्सन है, ठीक है, तो इसको ITC मिलेगा, देख सकते हैं, तो इसको ITC कितना रुपए का मिलेगा, इसको जो इसने GST पे गवर्नमेंट को कर दिया, ये उसका एज ए ITC हो गया। अब आगे वो सेल करेगा तो उसमें से इसको एडजस्ट कर देगा। अब ITC क्या होता है उसको भी आगे देखेंगे, अभी मतलब सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई रेगुलर बंदा है, रेगुलर स्कीम के तहत उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ GST, तो उसको ITC मिलेगा, ध्यान रहे। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिशन स्कीम में, जैसे कि श्याम महतो नाम से कोई एक है, उसने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है, उसने परचेज किया, सेम लैपटॉप देखिए उसने परचेज किया हुआ है। अब देखिए सेम प्राइस उसको भी लगा हुआ है, ठीक है, बट देखिए वो ITC क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कंपोजिशन स्कीम में जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो लोग ITC के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट है 15,254.24 पैसे का, उसका नुकसान हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक
एज्यूम कर लेते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे राम ने अपना बिजनेस को इन्वेस्ट जब स्टार्टिंग किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसने टोटल जो है 1.18 CR रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसमें क्या होगा, उसका सपोज करिए उसने इतना रुपए का गुड्स परचेज किया था, यानी कि फर्नीचर हो गया और जितने भी चीज़ें होती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, AC हो गया, वो सब चीज़ें उसने खरीदा था। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,18,00,000 रुपये, इतना उसने इन्वेस्ट कर दिया। उसमें से देखिए उसने 18 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया होता, क्योंकि देखिए उसने AC खरीदा या फर्नीचर खरीदा तो उसके ऊपर टैक्स भी तो देना पड़ा होगा गवर्नमेंट को। तो मोटा मोटी समझिए कि उसने 18 लाख रुपए जो है टैक्स गवर्नमेंट को दिया हुआ है, यानी कि उसका सिंपल समझिए 18 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास जमा है जब परचेज किया उसी टाइम। और देखिए आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि सपोज हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, हम यहाँ पे अभी जो है GST नंबर लें कि ना लें, या फिर जब 40 लाख रुपए तक का सेल करेंगे उसके बाद से GST नंबर लेंगे, तो ऐसा मत करिए, ऐसा बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। तो सिंपल समझिए कि GST नंबर लेके अगर आप काम करते हैं, वो भी कौन सा, रेगुलर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा, आप लोग धीरे धीरे आगे समझ में आएगा आगे चल के। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि जो रेगुलर स्कीम में लिया हुआ है उसको जो है यहाँ पे ITC मिलेगा कितना, 18 लाख रुपए का, यानी कि एक तरह से 18 लाख रुपए उसने गवर्नमेंट को ऑलरेडी जमा कर दिया हुआ। अब सपोज उसने क्या किया, सेल किया, उसने सेल किया, सपोज करिए उसने सेल किया 1 लाख रुपए का, टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से, तो उसमें से क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए लेस हो जाएगा फिर से, यानी कि लेस होने के बाद गवर्नमेंट को उसको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए लेस करने के बाद भी 17 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है, किसका, राम का। तो यानी कि वो सेल करते जाएगा, उसमें से ये बैलेंस मैच होते जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा, जीरो होने के बाद जब कुछ पेमेंट बनेगा तो गवर्नमेंट को ये पे करेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा राम महतो 1 भी रुपये। समझ में आया, तो यानी कि इसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है रेगुलर स्कीम लेने का। अब देखते हैं यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में, अब देखिए इसने भी क्या किया, सेम इन्वेस्टमेंट किया है 1.18 CR का, बट इसको ITC कितना मिलेगा, 0। इसको यानी सिंपली बोले तो इसको 18 लाख रुपए का नुकसान हो गया, यानी इसको 18 लाख रुपए का फायदा हो गया। समझ में आया, ओके आगे देखते हैं। अब देखते हैं, आप लोग बार बार सुन रहे होंगे यहाँ पे ITC क्या होता है, चलिए हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ITC यानी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सपोज करिए एक कंपनी है, उसने एक कुछ गुड्स सेल करता है, ठीक है, सपोज इसने सेल किया गुड्स 50,000 रुपीज़ गुड्स का वैल्यू था, एंड उसके ऊपर उसने 5,000 रुपये टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से। ठीक है, तो टोटल उसने कितना का बिल दिया, 55,000 रुपीज़ का। यानी कि सपोज करिए एक कोई कंपनी जो कि मेरा सप्लायर है, उससे मैंने गुड्स को परचेज करके लाया 55,000 रुपये में, जहाँ पर उसने हमसे 5,000 रुपये का टैक्स लिया, 5,000 गुड्स का वैल्यू था। अब हमने गुड्स को ले आए, अब हम गुड्स को आगे सेल भी तो करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, यानी कि मैंने खरीद के लाया इतना रुपये में, अब मैं बेच रहा हूँ मोहन को, तो मैं क्या क्या मैंने मोहन को बेच दिया इतना में, देखिए टोटल मैंने बेच दिया 66,000 रुपीज़ में। हमने ऑलरेडी देखिए 5,000 का टैक्स दे दिया था, ठीक है ऑलरेडी, एंड हमने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया, 6,000 रुपये। तो इसके बीच जो डिफरेंस होता है देखिए यहाँ पे ITC मतलब जो हमने टैक्स कलेक्ट किया अपने कस्टमर से, वो माइनस जो हमने अपने सप्लायर को टैक्स पेमेंट किया, उसको माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा उसे बोलते हैं ITC, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि गवर्नमेंट को अब मुझे इतना रुपये ही पे करना है, हालांकि मैंने गवर्नमेंट कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया, 6,000 रुपये, बट मुझे 1,000 रुपये गवर्नमेंट को देना है। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 5,000 रुपये दे दिया हुआ है। तो आई होप आपको ITC समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे व्हेन GST स्कीम ऑप्ट कब करना चाहिए एंड किस टाइप से करना चाहिए। देखिए सिंपली यहाँ पे समझिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 20/40 lakhs लेस देन, यानी कि देखिए अगर किसी बिजनेस का ट्रांजेक्शन ईयरली अगर 20 लाख किसके लिए, जो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है वो लोग का अगर 20 लाख तक अगर वो लोग टर्नओवर है या उससे नीचे है तो वो लोग को ज़रूरी नहीं है। हालांकि इसको बोलते हैं ऑप्शनल, यानी कि आप चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 40 लाख रुपीज़ ईयरली का है या उससे कम है तो भी वो ले सकता है, ऐसा बात नहीं ले सकता है, वो ले सकता है, ऑप्शनल है, बट उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। बट जैसे आपका अगर ट्रांजेक्शन अगर सिंपली बोले हम कि 40 लाख से ज़्यादा, यानी कि गुड्स के केस में, एंड 20 लाख से ज़्यादा सर्विस के केस में हो जाता है, तो आपके केस में कंपलसरी हो जाता है लेना। राइट, क्या हो जाता है, कंपलसरी आपके लिए लेना। तो उसमें देखिए आपको किस टाइप का लेना चाहिए, GST तो आपको लेना पड़ेगा। अब GST में 2 टाइप होता है, क्या क्या होता है, एक तो होता है रेगुलर स्कीम, एक होता है कंपोजिशन स्कीम।
देखिए यहाँ पर तो आपको लेना नहीं पड़ रहा था ना, लेस देन तो आपको लेना नहीं पड़ेगा, बस उससे ज़्यादा बढ़ गया तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन है, आपको क्या क्या लेना है। तो इसमें से आप ले सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं रेगुलर स्कीम, राइट। तो आखिर मैंने आपको पीछे जो बताया कंपोजिशन स्कीम का डिफरेंस क्या होता है, रेगुलर स्कीम का डिफरेंस क्या होता है, ये लेने से क्या होगा एंड ये लेने से क्या होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50/150 लैक्स, ये क्या चीज़, देखिए ये इसका मतलब ये होता है कि सपोज कोई कंपोजिशन स्कीम में लिया हुआ है, तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है 1.5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है ईयरली, किसके लिए, जो गुड्स के केस पे, ठीक है, तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, फिर तो आपको रेगुलर स्कीम ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है ईयरली तो आप कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे डिफरेंस बता ही दिया है, तो आप लोग एक बार सोच सकते हैं कि आपको कौन सा स्कीम बेटर लग रहा है देखने में। वही अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी तरह का सर्विस, जैसे कोई सर्विस दे रहा है, तो वो लोग के केस में 50 लैक्स तक का अगर वो लोग सर्विस दे रहे हैं, ईयरली टर्नओवर है, तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। अगर 50 लैक्स से ज़्यादा का अगर वो टर्नओवर उनका हो रहा है तो वो लोग को लेना पड़ेगा रेगुलर स्कीम। तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी भी जीएसटी नंबर के थ्रू वो आखिर कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है या फिर रेगुलर स्कीम लिया हुआ है। अगर उसने जीएसटी 1 को फाइल किया, नहीं किया, जीएसटी 3B को फाइल किया है या नहीं किया, अगर फाइल किया है तो कब किया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने का प्रयास करते हैं गूगल में जाके। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, आपको लिखना है यहाँ पे सर्च करना है जीएसटी पोर्टल, एंटर करिए। उसके बाद से आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इस लिंक पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्च टैक्स पेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप जीएसटी नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप पैन नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे सर्च बाय जीएसटी नंबर पे क्लिक करता हूँ एंड मेरे पास एक जीएसटी नंबर है, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो है सर्च करना सिखाता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर टाइप कर देना है उसका जीएसटी नंबर, या मैं अभी कॉपी किया हो तो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। एंड यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैप्चा, तो कैप्चा फिल कर देते हैं एंड सिंपली आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो देखेंगे जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको डिटेल पर देख सकते हैं खुल के आ जाएगा, ठीक है, कि आखिर उसका लीगल नेम यानी कि बिजनेस किस नाम से चल रहा है, ट्रेड नेम किस नाम से है, यानी कि उसका, हालांकि देखिए दोनों सेम ही होता है। एंड यहाँ पे ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो कब से उसने लिया हुआ है। एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे टैक्स पेयर टाइप देख सकते हैं, रेगुलर है, अगर कंपोजिशन स्कीम के तहत रहता तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता कंपोजिशन। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जीएसटी एन उसका एक्टिव है कि नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव बता रहा है, मतलब वो एक्टिव है। कोई कोई देखिए डीएक्टिवेट हो जाता है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर वो बहुत दिन से एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है तो। एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, वो किस टाइप का बिजनेस है, तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, वो सब डिटेल। जब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पे डिटेल आ जाएगा कि HSN कोड वो कंपनी किस टाइप का सर्विसेज में डील करती है या फिर गुड्स में डील करती है, वो सबको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नीचे और स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सो फाइलिंग टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर इसने। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर, आप किस फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं। सिलेक्ट करके लिस्ट में से आपको सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि GSTR 3B एंड GSTR 1। तो देखिए GSTR 1 को इसने कब कब फाइल किया हुआ है, कौन सा महीना का जो है उसने फाइलिंग कर दिया है एंड किस डेट में फाइल किया हुआ है, एंड फाइलिंग हुआ या नहीं है स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे, तो फाइल हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे GSTR 3B GSTR 1 इसने फाइल किया हुआ है, किस डेट पे फाइल किया हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसका डिटेल भी जान सकते हैं इस पोर्टल में जा करके। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। तो आई होप आप सभी को जो है अब समझ में आ गया होगा रेगुलर स्कीम क्या होता है और कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यार से कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आप सभी से मिलता हूं अगले वीडियो में।